नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। दक्षिण कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। श्रीनगर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। हिंसक प्रदर्शन में अभी तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 96 सुरक्षा कर्मियों समेत 200 लोग घायल हैं। 3 पुलिस वाले लापता हैं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सभी अलगाववादी नेता नजरबंद हैं। वहीं अलगाववादी नेता यासिन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ की जो यात्रा है वो शुरू हो गई है। जम्मू में अभी भी यात्रा को सुरक्षा के मद्देनजर रोका गया है। हालात पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। तो तनावपूर्ण स्थिति श्रीनगर में, दक्षिण श्रीनगर में कर्फ्यू है और अलगाववादी नेताओं को नजरबंद कर लिया गया है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। तो हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो पुरानी तस्वीर है, लेकिन आपको बता दें कि स्थिति कुछ ऐसी ही है अभी श्रीनगर में। पहली बड़ी खबर इसमें यह है कि अभी भी तनावपूर्ण स्थिति वहां पर है। 96 सुरक्षाकर्मी समेत 200 लोग घायल हुए हैं। दक्षिण कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। श्रीनगर में 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है और हिंसक प्रदर्शन में मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद जो स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई है कश्मीर में, उसमें कल हमने हिंसक प्रदर्शन देखे और मरने वालों की जो तादाद है वो 11 पहुंच गई है और साथ ही साथ 200 के करीब इंजर्ड है, जिसमें 96 लोग सुरक्षाकर्मी हैं। और उस स्थिति को देखते हुए आज श्रीनगर के करीबन उन सब पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जहां कल हंगामे हुए हैं और पत्थरबाजी हुई है और जहां नियंत्रण में स्थिति नहीं रही है। इसके अलावा दक्षिणी कश्मीर के 4 जिलों में जो है कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। केंद्र से और अतिरिक्त 6 कंपनीज CRPF की यहाँ बुला ली गई है। इसके अलावा मोबाइल इंटरनेट सेवा आज भी सस्पेंडेड है। अमरनाथ यात्रा जो कल सस्पेंड था आज भी सस्पेंडेड है। जम्मू से श्रीनगर तक जत्था नहीं चलेगा, लेकिन बालतल और पहलगाम से जो रूटीन में यात्रा चलती है वो आज भी चली है। इसके अलावा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह के नाके जो आप देख सकते हैं, तारे लगा दी गई है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। नॉर्थ कश्मीर में भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई है। कुल मिलाकर कोशिश की जा रही है कि जो स्थिति कल हिंसक स्थिति उत्पन्न हुई थी उसको कंट्रोल में किया जाए और आज कोई भी कैजुअलिटी फिर से न हो, ताकि तनाव जो है वो कम हो जाए और कश्मीर में जो हालात हैं वो पटरी पे लौट आए। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ भी गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। खालिद, इस वक्त स्थिति क्या है? अभी भी तनावपूर्ण स्थिति है? कौन कौन से वो इलाके हैं जहां कर्फ्यू लगाया गया है और तनाव किन इलाकों में है अभी? विद्या, अभी भी स्थिति तनावपूर्वक है। जो कर्फ्यू ज्यादा इलाके हैं वो श्रीनगर में 7 पुलिस थाना क्षेत्र हैं, जहां पर कड़े आदेश दिए गए हैं कर्फ्यू के लिए। और इसके अलावा 4 जिला हैं, जो 4 जिला साउथ कश्मीर के हैं, वहां कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। और आज बहुत ही स्ट्रिक्ट कर्फ्यू नाफिज करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि कल जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन जो ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर में हुए और वहां पर जो फिर सिविलियन मौतें हुई हैं और जिनका आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, वो एक चिंता का विषय है। कल हालांकि शाम तक 8 था, लेकिन आज जो घायल थे अस्पतालों में इनमें और मौत हो गई है और करीबन अब 15 के तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। इसके अलावा जो इंजर्ड हैं उनकी संख्या 200 है। 200 में से 96 सुरक्षाकर्मी हैं जो इंजर्ड हैं। जो बाकी इंजर्ड हैं प्रोटेस्टर्स हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि 32 करीब प्रोटेस्टर्स को ब्लड इंजरी है। कुल मिलाकर हालात तनावपूर्वक बने हुए हैं और आज कोशिश यही की जा रही है कि ये तनाव जो है हिंसा में तब्दील न हो, जिसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। एडिशनल बुलाई गई है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट CRPF की
मुख्यमंत्री एक बैठक कर रही है। लगातार जो सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारी हैं वो सुबह से ही बैठकों में मशगूल हैं और रणनीति बनाई जा रही है कि फिर से दोबारा 2010 की स्थिति उत्पन्न हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखें और भी अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। लेकिन आपको बता दें, कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से जारी हिंसा और तनाव को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। इस बैठक में गृह सचिव, गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के संयुक्त सचिव, आईबी के चीफ और गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी शामिल हैं इस बैठक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता मनीष शुक्ला का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, बैठक में क्या बातें, किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर ज्यादा बात हो रही है और क्या फोकस है? देखिए, एक बैठक पहले हुई थी, बैठक खत्म हुई है जिसमें अभी आईबी चीफ, रॉ चीफ और गृह सचिव मौजूद थे। थोड़ी देर बाद ही अभी सीआरपीएफ के डीजी भी यहाँ पहुँचे हैं। मैं राजनाथ सिंह के घर के बाहर खड़ा हूँ। और दूसरी बात आपको बता दूँ, आपको भीड़ भाड़ दिख रही होगी, इसकी एक और बड़ी वजह है कि राजनाथ सिंह का जन्मदिन भी है और घर पे वो मीटिंग भी ले रहे हैं। देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो मीटिंग में जो बातें कही हैं, जो ब्रीफ किया है, उसमें अभी भी कई बातें कही गई हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये कहा गया है कि जिस तरीके से वहाँ पर जो स्टोन पेल्टर्स हैं, आईएसआई है और अलगाववादी हैं, वो मिल करके कश्मीर में जो माहौल है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन जब भी ऑपरेशन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जा रही हैं, ख़ास तौर पे देखा जा रहा है कि स्टोन पेल्टर्स उनके कानवाय को टारगेट कर रहे हैं और आतंकियों को बचाने की कोशिश हो रही है। दूसरी बड़ी बात कि लगातार ये देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट कराना, क्योंकि वानी का तो एक रीज़न था, लेकिन कश्मीर में पिछले 1-2 महीनों से माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही थी। तो अभी सारे सिचुएशन को देखा गया है कि पैरामिलिट्री फोर्स क्या बोल रही हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के क्या इनपुट्स हैं, और कश्मीर में और ज़्यादा फोर्सेस भेजे जा रहे हैं। और 3 या 4 दिन बड़े क्रूशियल हैं, क्योंकि कई जगह देखा जा रहा है कि अभी भी स्टोन पेल्टिंग की छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं। साउथ कश्मीर के कई इलाकों में अभी भी काफ़ी ज़्यादा तनाव है। तो सारे चीज़ों पर यहाँ गृह मंत्रालय अपना असेसमेंट कर रहा है और उसके हिसाब से एक्शन लिया जा रहा है। जी मनीष, आप नज़र बना कर रखिए इस बैठक पर, और भी जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि दो तरफ, एक तरफ कश्मीर में तनाव की स्थिति है, दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की बैठक चल रही है। आज हालांकि मनीष बता रहे हैं राजनाथ सिंह का जन्मदिन है, तो इसमें भी वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ जुटी हुई है, मीडिया कर्मी भी जुटे हुए हैं। लेकिन हाई लेवल की मीटिंग चल रही है जिसमें ये बातचीत हो रही है कि आखिर कश्मीर की समस्या को लेकर जो तनाव की स्थिति पैदा हो गई है कश्मीर में, उससे कैसे निपटा जाए। मनीष, ये मीटिंग का दौर कब तक चलेगा और उसके बाद अब आगे क्या विचार कर रही है सरकार, या फिर मंत्रालय की तरफ से कोई मैसेज आया है? देखिए, सभी के इनपुट्स आ रहे हैं। इनपुट्स बड़े ही एक तरीके से कहा जाए तो काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज का लगातार कहना है कि कश्मीर में 2 तरीके की प्लानिंग हो रही है। एक तो ज़्यादा पीओके से आतंकियों की घुसपैठ कराना कश्मीर के अंदर, यानी और ज़्यादा आने वाले टाइम में सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक होने के आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरीके से उससे बड़ी जो दिक्कत है कि कश्मीर के अंदर जो माहौल ख़राब किया जा रहा है। देखिए, माहौल ख़राब जो हुआ है सिर्फ वानी ही नहीं है, उसके पीछे पॉलिटिकल रीजन भी, अपोजिशन पार्टीज़ भी हैं जो इस मौके को लेकर के उनको कहीं ना कहीं पसंद नहीं कि सरकार जो बीजेपी या पीडीपी की बनी है, जो कई चीज़ों को लेकर के वहाँ बड़े पैमाने पर इस तरीके से पिछले कुछ दिनों में नोटिस किया गया था। हर तरफ से है, लेकिन अब और मीटिंग भी चल रही है, राजनाथ सिंह के घर पर ही मीटिंग चल रही है और कई उच्च अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल हैं। मनीष, आपके पास लौट कर आएंगे। बहरहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता हाशिम कुरैशी के बेटे जुनैद कुरैशी ने आतंकियों, अलगाववादियों और रास्ते से भटककर बंदूक थामने वाले युवाओं को आईना दिखाया है। जुनैद ने साफ कहा है कि कश्मीर की हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ बातचीत से हो सकता है, न कि बंदूक और खून खराबे से। जुनैद ने अलगाववादियों पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि अलगाववादी नेता अपने बच्चों को तो विदेश भेज देते हैं और कश्मीर के युवाओं को जिहाद के आग में झोंक देते हैं। जुनैद कुरैशी ने कश्मीरियों से अपील की है कि वो बंदूक के बजाय किसी सभ्य तरीके से अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखें। A youth of Kashmir has lost his life. Many people, many youth in Kashmir have, whether justified or unjustified, have a lot of resentment. They are angry, but we can see what it does when you choose violent ways to give vent to your resentment and to your anger. At the end, Burhan Wani met his inevitable fate.
was killed. It's sad to see Kashmiri youth dying like this. This young boy, who's just the age of my brother, could have been a doctor, an engineer, a writer, a poet, an actor. He could have found so many other ways to give vent to his resentment, to make an appeal for his genuine demands. But we must understand, and the Kashmiri youth must understand, that picking up guns is not the way which will get us somewhere. One Burhan Wani died today, another will die tomorrow. Until and unless we understand that picking up the gun is not a way out. India has lakhs of army stationed in Kashmir. We have picked up the gun 26 years ago, and what did we achieve? People died. This must end. This violence, this bloodshed must end. The youth of Kashmir must understand, and their leaders should understand as well, that one Kalashnikov, 100 Kalashnikovs, 1,000 Kalashnikovs are not going to make a difference to the Kashmir issue. The Kashmir issue can only be solved on the table, and on the table you have to deserve a place to get on that table. You have to have your arguments ready. You need to give vent to your resentment in some other civilized way. All the children of these leaders are tucked away in safe environments, in schools, in Malaysia, in America, in London, or in India. And poor people's sons are dying on the streets, and they are glorifying them. The Kashmiri youth need to understand and need to ask this question to these leaders. If jihad, if this gun is so pious, why don't you pick it up? Why don't your children pick it up? This bloodshed must stop. Poor, young, promising youngsters like Burhan Wani, it must stop. Their killing must stop. And that is what the Kashmiri youth needs to understand. This gun culture, violence, jihad will not get us anywhere. तो ये आईना है उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए जो बहकावे में आकर बंदूक उठा लेते हैं। आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में नारेबाजी करने वाले जेएनयू के स्टूडेंट उमर खालिद का आतंकी प्रेम एक बार फिर से सामने आया है। उमर खालिद ने इस बार एनकाउंटर में मारे गए हिजबुल के कमांडर बुरहान वानी का समर्थन और देश की सेना के खिलाफ जहर उगला है। उमर खालिद जैसे लोगों को जुनैद कुरैशी जैसे लोगों से सीख लेनी चाहिए। एक तरफ उमर खालिद है जो तोड़ने की बात करता है, दूसरी तरफ जुनैद है जो बंदूक और खून खराबा का रास्ता छोड़ने की सीख कश्मीरी युवाओं को दे रहा है। कश्मीर में कुछ लोग आतंकी बुरहान वानी को हीरो बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से पत्थरबाजी हो रही है, सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़पें हो रही हैं, या फिर बुरहान के लिए नारेबाजी हो रही है और लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन अब हम आपको कश्मीर के कुछ असली हीरो के बारे में बताएंगे। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हर कश्मीरी का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सिर ऊंचा हुआ है। इस लिस्ट में पहला नाम है शाह फैजल। शाह फैजल पहले कश्मीरी हैं जिन्होंने आईएएस परीक्षा में टॉप किया था। शाह फैजल ने साल 2010 में यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया था, जबकि 2003 में शाह फैजल के पिता को आतंकियों ने मार दिया था। लिस्ट में दूसरा नाम क्रिकेटर आमिर हुसैन का है। आमिर हुसैन को बिना हाथ के छक्के जड़ने वाले क्रिकेटर के तौर पर जाना जाता है। आमिर गर्दन में बल्ला फंसाकर बैटिंग करते हैं और जम्मू कश्मीर की पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। तीसरा नंबर अतहर आमिर खान का है, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया। साल 2015 में अतहर ने यूपीएससी की परीक्षा में सेकंड रैंक हासिल की और अतहर फिलहाल IRTS अधिकारी हैं। चौथा नाम रुवैदा सलाम का है। रुवैदा ने पहले MBBS फिर IPS और IAS की परीक्षा पास की। ऐसा करने वाली वो कश्मीर की पहली लड़की है। कश्मीर में कुपवाड़ा की रुवैदा इसी साल बनी IAS हैं और लिस्ट में आखिरी नाम परवेज रसूल का है, जो कि राज्य के पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, यानी देश के लिए इंटरनेशनल मैच खेलने वाले जम्मू कश्मीर के पहले खिलाड़ी हैं। परवेज रसूल ने 2013 में बोर्ड अध्यक्ष एकादश में खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेट लिए थे। ऐसा नहीं है कि लिस्ट इतनी ही है, ये कुछ उदाहरण भर हैं जिनकी जिंदगी
उन लोगों के लिए प्रेरणा हो सकती है जो छोटी छोटी दिक्कतों का हवाला देकर बंदूक उठाने और खून बहाने पर उतारू हो जाते हैं। ये लोग असली हीरो हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के रास्ते पर चलकर ही कश्मीर और वहां के लोगों की तरक्की हो सकती है। वो लोग कभी कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सकते जो बंदूक उठा लेते हैं चंद पैसों के लिए।